क्वेश्चन नंबर 3.6, ये जो क्वेश्चन है आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर लिख भी देते हैं मोस्ट टाइम पी। बोर्ड की एग्जाम में ये मैक्सिमम टाइम पूछा जाने वाला क्वेश्चन में से एक है ना। तो इस चैप्टर में से जैसे मैंने बताया कि 4 मार्क का जो क्वेश्चन है वो आने वाला है, तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है उसकी लिस्ट पे। आपको एक्चुअली में क्यूब दिया गया है और क्यूब में आप देखेंगे तो ऑपोजिट डायगोनल की बात कर रहा है वो। देखो एक बैटरी भी लगाई हुई है ना। अब बैटरी ना हो तो भी मैं उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ, लेकिन उसमें बाद में करंट के बारे में भी बताया है ना। तो मैं पहले ही बता देता हूँ यहाँ पर एक चीज ये है कि आपको जो फिगर दी गई है वो आपको ये फिगर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं दी जाएगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ खाली बॉक्स दिया जाएगा है ना। तो उसमें सिर्फ रजिस्टर लगाएंगे होंगे, करंट जो है वो आपको खुद को डिवाइड करना है ना। तो सबसे पहले तो करंट डिवाइड करने का तरीका समझ लो, उसके बाद हम पूरा समझेंगे कंसेप्ट को। उसने कहा है कि आपका एक क्यूब है और क्यूब जो है वो आपको पता है कि 12 वायर से बना होता है, और 12 जो वायर है और सभी की जो रेजिस्टेंस है वो कुछ आर, और जिसकी वैल्यू 1 ओम यहाँ पर क्वेश्चन में दी है देखो है ना। तो 1 ओम के रेजिस्टेंस है वो, मतलब उसका सबका रेजिस्टेंस है आर आर आर, और आर की वैल्यू हम मान लेते हैं 1 ओम, ठीक है। तो ये है, तो ऐसे बना हुआ है और उसने पूछा है कि आप उसके ऑपोजिट डायगोनल की बात कर रहे हैं, तो मतलब ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट सी डैश जो भी नाम दिया है उसने, तो ये ऑपोजिट डायगोनल आपको दिख रहा होगा है ना। तो इन दोनों के बीच का आर इक्विवेलेंट निकालिए है ना, और उसके बाद सभी में से ब्रांच में से जाने वाला करंट निकालिए। तो ऐसा नहीं है कि ए और सी डैश के बीच में जो आंसर आएगा वो अकेला है, एक्चुअल में ये बी जो है वो, और ये डी डैश है ना, वो भी तो ऑपोजिट डायगोनल है ना। तो क्यूब के कोई भी ऑपोजिट डायगोनल का ये जो मैं आंसर निकालूंगा वो सभी के लिए सेम रहेगा है ना। अभी वैसे ही मैं जेई नीट में आपको और भी सिखाने वाला हूँ कि ये जैसे मान लो ऑपोजिट डायगोनल हो गया, तीन ही साइड होती है मतलब इसमें समझने के लिए है ना, तीन ही तरीके हैं। एक तो ऑपोजिट डायगोनल हुआ, फिर फेस डायगोनल हुआ। देखो ये ए बी डैश की बात कर रहा हूँ, ये फेस डायगोनल। तो ऐसे तो कितने फेस डायगोनल है, ए डैश बी यहाँ हो गए है ना। वैसे सभी जगह पर आप 6 शायद होंगे। हाँ ऐसे सर। दो हुए ना एक साइड के ऊपर, तो ऐसी कितनी साइड है, हाँ, कितने कितने स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6, 6 हुए ना यहाँ पर, 12। 12, 12 तो टोटल 12 होंगे, 12। ठीक है। तो ऐसे 12 मतलब आंसर आपके सेम है, उसका मतलब ऐसा हुआ है ना। जैसे ऑपोजिट डायगोनल कितने हैं वो भी देख लो, तो कोई कोई भी ऑपोजिट डायगोनल दे उसका सेम ही आंसर आता है ना। और उसके बाद ये फिर मैं आपको वो आंसर याद रखने का भी तरीका सिखा दूंगा है ना, बहुत ही बढ़िया टेक्निक एक और। लेकिन हमें जब भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाए तो बोर्ड में मैं आपको अभी जो सॉल्व करवाना ना वही क्वेश्चन आपको लिखना है। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं करंट डिवाइड करने का तरीका है ना। आपको ये जैसे मान लो कि मैंने जो फिगर क्रॉप की है वो आपकी टेक्स्ट बुक की है ना, तो उसमें आपको सीधा ये दे दिया है उसने कि करंट ऐसे डिवाइड हो गया है ना, लेकिन ये होता नहीं है ऐसे, ठीक है। आपको ये ब्लैंक दिया जाएगा पूरा। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, इस बैटरी में से मैं 3i करंट निकले ऐसा मान लेता हूँ। आप ऐसा नहीं है कि 3i करंट निकल गए माने, आप आई करंट भी निकाला हुआ मान सकते हैं, लेकिन आई होगा बाई क्या, 3 हो जाएगा सर। हाँ फिर i/3 फिर उसका आधा करोगे तो i/6 है ना, फिर ये कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। उससे अच्छा मैं क्या करता हूँ कि 3i करंट मान लेता हूँ, तो ये आसानी से डिवाइड भी हो जाता है जल्दी है ना। यस सर। अब ये देखिए आप, ये यहाँ से मैंने 3i करंट निकाला, ये 3i करंट घूमकर कौन से पॉइंट के ऊपर पहुंचा, ए पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब जैसे ही ए पॉइंट के ऊपर पहुंचा तो आपको उसके 3 पाथ दिख रहे होंगे, देखो ध्यान से, ए से लेकर ए डैश, ए से लेकर बी, और ए से लेकर डी, क्या 3 पाथ मिल रहे हैं। और उसने क्या कहा है कि आपके जो क्यूब है उसमें जो भी 12 वायर हैं वो सभी सेम रेजिस्टेंस के बने हुए हैं। तो बताओ करंट कैसे डिवाइड होगा, सेम रेजिस्टेंस है तो क्या सेम डिवाइड होगा। तो 3 हाँ आई में से इसमें आई, इसमें भी जाएगा आई, और इसमें भी जाएगा आई, क्या क्लियर है ये, है ना। इसके लिए देखो आसान हो यस गया सर। ना, आपने 3i निकाला तो 3i मतलब डिवाइड हो गया। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, i/2 जैसा कुछ आएगा। ये देखो घूमकर ये करंट आपका ए बी में बी पर पहुंचा, कितना करंट पहुंचा आई। अब बी पर पहुंचने पर उसको 2 पाथ मिले, कौन कौन से, बीसी और बीबी डैश, ठीक है। अब बताओ सेम करंट, सॉरी एक करंट सेम रेजिस्टेंस वाले 2 पाथ, क्या आधा आधा हो डिवाइड हो जाएगा जाएगा आई फिर बाई 2 आई से। बाई हाँ, 2। इसमें जाएगा आपका i/2 और इसमें भी चला जाएगा आपका i/2, ठीक है। चलो, तो सी तक मैंने समझा दिया आपको। अब एक इसका वाला आई का डिवाइड कर दिया। अब इसका देखो ए और डी का है ना, इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो डी पर पहुंचे देखो, चलो, तो डी पर कौन सा करंट पहुंचा आपका, आई पहुंच रहा है। अब डी पर पहुंचने पर उसको फिर से 2 पाथ मिले, कौन कौन से, डीसी, देखते जाओ, और कौन सा, डी डैश,
डी और डी डैश है ना, देखो 3 डायमेंशन एजम्पशन देना, पीछे वाला पार्ट है ये, हाँ डी डैश, डी डैश और डी सी। बताओ कितने करंट डिवाइड होंगे अब? I/2 I/2। I/2 तो यहाँ से जाएगा आपका I/2 देख लीजिए, और यहाँ से जाएगा I/2 है ना, ये भी खत्म। फिर उसके बाद यहाँ से ये ए डैश का करंट देखो आई जा रहा है, ए डैश पर पहुंचा तो 2 पाथ और मिल रहे हैं उसको, ए डैश डी डैश, ए डैश बी डैश। बताइए क्या होगा? I/2 I/2 है ना। बस अब ये खत्म। अब डिवाइड करने की जरूरत है, अब करंट जुड़ने वाला है, बाकी सब ब्रांच में अब करंट जुड़ेंगे, देखो ध्यान से। अब मैं बात कर रहा हूँ डी डैश की, डी डैश पॉइंट के ऊपर देखो कि डी डैश पॉइंट के ऊपर कौन कौन से करंट मिल रहे हैं आपको। एक करंट आपका ए से डी डैश जा रहा है, और दूसरा करंट आपका देखो डी से डी डी डैश से जा डी रहा है। डैश, कितना तो जा रहा आई है? हो जाएगा। I/2 I/2 दोनों जा I/2 रहे तो हैं, आई हो जाएगा। तो दोनों मिलके क्या करंट बनाएंगे? आई करंट बनाएंगे। देख लीजिए दोनों ने मिलकर कौन सा करंट बनाया? आई करंट। क्लियर है? वैसे ही अब देखो, ये ब्रांच हटा देता हूं मैं। अब बात आती है आपके बी बी डैश पॉइंट की, ये पॉइंट को कंसिडर करो, बी डैश को। बताओ ए डैश से बी डैश कितना करंट आया? I/2। I/2 बी से बी डैश कितना करंट आया? I/2। I/2। दोनों करंट मिले, नया हाँ करंट कितना? आई। आई। देखो ये किसकी तरफ गया? सी डैश की तरफ जा रहा है। फिर उसके बाद सी पॉइंट के ऊपर देखो, देखो बी से लेकर सी कितना करंट आ रहा है? I/2। बी से लेकर सी कितना करंट आ रहा है? I/2। I/2 दोनों तो मिले, आई। कितना करंट आया? आई। अब सी डैश आई पॉइंट के ऊपर देखो, एक आई यहाँ से 3I। आया, ये आई, ये आई, बताओ 3I बाहर। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि करंट जब भी आप डिवाइड करो, मेन सोर्स में से जितना करंट निकले उतना करंट अगर वापस आ गया तो मतलब आपका डिवाइड जो है वो सही है। क्लियर है? सही है। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बताइए जरा। नहीं सर, नो। क्लियर है ना? ये आपको अपने आप करना है, आपको प्रैक्टिस जब भी करो ना तो एक क्यूब बना लो, बैटरी लगा दो, और उसके बाद एक बार डिवाइड कर लो अपने आप घर पे, एक दो बार ये प्रैक्टिस कर लो पूरी, है ना, न्यूमेरिकल करने से पहले। ये आपको सर अपने घर पे करनी है। चलिए और कोई क्वेश्चन हो तो पूछो पहले इसमें। सर हाँ बोलो। सर इसको हम 6I में भी कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, 6I करो, आई करो, कोई भी हाँ, करो, आंसर सभी में एक ही आएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, है ना। आप मतलब वो थोड़ा क्या होगा, 6I भी आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई वो से आसान हो जाएगा, या I/2 नहीं आएगा, वापस सिर्फ हाँ, I होगा। बाद में वो आंसर तो एक ही रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये I/2 लेकिन क्या बहुत नड़ेगा नहीं बीच में, देखना, क्योंकि एक ही जगह ये यूज होने वाला है, एक दो जगह ही ना, तो इतना भी प्रॉब्लम नहीं करता ये। वो जनरली क्या होता है, फ्रैक्शन नहीं आता है उसमें ज्यादा, बाकी तो कुछ नहीं होता है, इसमें थोड़ा फ्रैक्शन वाला पार्ट 6I आ की जाता है। जगह 2I हो जाएगा फिर सब जगह हाँ पे। 2I फिर आई ऐसा करके टोटल हाँ 6I फिर मिलेगा वापस। तो आंसर सेम रहता है, कोई चेंज नहीं। चलिए अब देखते जाना सॉल्यूशन करने का तरीका, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है कि मैं सबसे पहले एक लूप के लिए, समझना ध्यान से, एक लूप के लिए किरचॉफ का सेकंड रूल अप्लाई करने जा रहा हूँ। वो लूप यहाँ पर लिख रहा हूँ। सबसे पहले तो लूप ध्यान से देखना, आउटर लूप की बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ। आउटर लूप कौन सा? ए बी सी, सी डैश, ई का मतलब बैटरी, फिर से पहुंचे वापस ए। देखो मेरा कर्सर, ए से लेकर बी, बी से लेकर सी, है ना, यहाँ बना ही देता हूँ चलो। ए से लेकर बी, बी से लेकर सी से लेकर सी डैश, और ये घूमते 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 बैटरी से ये आ गए वापस। ये मैं लूप की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आउटर लूप की। इसके अंदर मैं मेरा पूरा लूप घुमाऊंगा और किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करने वाला हूँ। क्लियर है? चलिए अब बात आती है आपकी, मैं पहले जनरल फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, है ना। ये जो रेजिस्टेंस है ना, उसको मैं आर मान लेता हूँ, उसके बाद लास्ट में आर की वैल्यू में 1 पुट कर दूंगा, है ना। मैं आपको जनरल फॉर्मूला बताता हूँ, क्योंकि होता क्या है कि आपके इस क्वेश्चन में तो वो चेंज नहीं करेंगे स्टेट बोर्ड में, है ना, लेकिन कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप प्रिपेयर करेंगे तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ वो गड़बड़ करके चेंज कर देते हैं। तो चेंजेस क्या होते हैं उसमें कि आर की वैल्यू चेंज कर देंगे, कि इसका रेजिस्टेंस अगर 1 ओम दिया है तो वहां 2 ओम दे देंगे, 3 ओम दे देंगे, कुछ भी दे सकते हैं, है ना। तो मैं जनरली आर लिखकर सॉल्व करता हूँ पहले से ही, है ना। फिर उसमें जो आर की वैल्यू 1 दी है वो हम लास्ट में पुट कर देंगे। चलिए तो आप देखिए कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो सभी आर है, तो मैं 3 ही जगह आर लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं है, इस लूप में तो मैं घूम रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो कौन बताएगा इसमें, ये लूप पहले मैं लिख दूँ, वो हट गया क्या? हाँ, ए बी सी, सी डैश, घूमकर आए बैटरी, बैटरी से लेकर ए। ठीक है, चलो किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई कीजिए इसमें। बताओ दीप, बता दो चलो। -IR
-1/IR एक मिनट मैं लिखने दो। -IR माइनस -1/IR आई बाई टू I by 2 आई बाई टू आर, यस आई बाई टू -IR -IR equals to 0, फिर E plus E हाँ प्लस ई मतलब +10 ना, प्लस मैं V वोल्ट लिख देता हूँ यहाँ पर जनरली, है ना, V लिखता हूँ मैं जनरली, तो V ला लूँ। फिर उसके बाद वो 10 वोल्ट भी मैं अभी जनरली प्रैक्टिस कर रहा हूँ, फिर जनरल सॉल्व करूंगा, फिर वैल्यू डाल दूंगा, तो +V मानता हूँ और V की वैल्यू फिर बाद में 10 वोल्ट डाल दूंगा इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये? चलिए अब मैं V को सब्जेक्ट बना देता हूँ इसमें से, बाकी सब वो राइट साइड जुड़ देता हूँ। चलो तो क्या होगा बताओ, ये ऊपर एक टर्म लिखता हूँ, V इज इक्वल टू, ये सभी उस साइड क्या होगा बताओ, IR 2 टाइम्स IR, तो 2IR प्लस I/2R, देखो कितने जुड़ गए हैं, 2 4 5, 5 हो गया। हाँ 5IR/2 ये हो गया, है ना। तो V इज इक्वल टू आपका इक्वेशन क्या आया, 5IR/2। 5/2 दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, है ना, ये पहला तो इक्वेशन स्क्रोल आता करना है। बस, कुछ नहीं सर। हाँ तो ये हो गया आपका पहला, मतलब इक्वेशन बन चुका है, ठीक है। अब क्या होता है कि आपको एक एजम्पशन लेना है इसमें कि मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले तो ए और सी डैश के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। मेरा एम क्या है, ए और सी के बीच, ए और सी डैश के बीच में ऑपोजिट डायगोनल में मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो मैं क्या करूंगा इसमें कि मैं मान लेता हूँ ये पूरा जो डब्बा है ना वो ऑलरेडी बंद हो चुका है, मानिए, है ना, ये जो पूरा डब्बा है उसको मैं बंद कर देता हूँ, ये मैंने जोड़ दिया पूरा डब्बा। तो जोड़ने पर क्या इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा जिसको मैं नाम देता हूँ आर इक्विवेलेंट, ठीक है। ये पूरा जोड़ देने पर, पूरा मतलब डब्बा ही बंद ही कर दिया मैंने, उसका आर इक्विवेलेंट था। तो अब देखना, मैं एक नई सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ, रिड्रॉ कर रहा हूँ सर्किट को, देखने समझ में आ जाएगा। ए और सी डैश के बीच में जो पूरा रेजिस्टेंस है ना, ये सभी 12 जो आर दिए हैं आपको 12, उन सबको मिलाकर एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनता है जिसको मैं नाम देता हूँ आर इक्विवेलेंट। तो ए और सी डैश के बीच में क्या क्लियर है, एक पॉइंट मैंने ए लिखा, एक पॉइंट सी डैश लिखा, उन सभी के बीच में जितने भी रेजिस्टेंस है उसको मैंने क्या नाम दे दिया, आर इक्विवेलेंट, जो आंसर निकालना है ना। और बाकी सीधा मैं नीचे जोड़ूंगा बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी, और इसमें से कितना करंट जा रहा है आपका 3I। क्लियर है? या मैंने सर्किट को रिड्रॉ किया, है ना, इस सर्किट को मैंने क्या कर दिया, रिड्रॉ कर दिया। सॉल्व करने का तरीका है। अब इसमें मैं क्रिचॉफ का लॉ लगाऊंगा फिर से, बताओ कौन बताएगा इसमें? सो -3IR इक्विवेलेंट -3R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू प्लस V, +V, मतलब ऐसे रख मतलब दो -V हो जाएगा ना। क्या, नहीं +V होगा ना, माइनस से प्लस जा रहा है ना, क्यों ऐसा करो, क्लॉकवाइज घूम, इक्वल्स टू के वो साइड लेकर जाएंगे तो माइनस हाँ हो जाएगा ना कट सर, जाएंगे आपने तो हाँ, प्लस हाँ V इज इक्वल टू 0, सो वी कैन राइट V इज इक्वल टू +3I 3R इक्विवेलेंट। equivalent. Equation number 2. Can we compare the equation number 1 and 2 now? Okay. हाँ सर। 1 और 2 Yes, को sir. जोड़ दो, बस खत्म हो गया न्यूमेरिकली आपका। 3I R equivalent is equal to 5I R by 2। चलो कौन कौन उड़े बताओ, I से I उड़े, आई R equivalent is nothing but 5/6 5/6 R आंसर आ गया, ठीक है। और R की वैल्यू हाँ, क्वेश्चन में दी है 1 ओम, है ना। ये जनरल आंसर है, मतलब समझ में आया, 5/6 ही। है ना, ये जनरल आंसर है। ऑपोजिट डायगोनल का आंसर 5/6 R होता है, ये सभी स्टूडेंट को याद होना चाहिए, है ना, ऐसे क्यूब वाले क्वेश्चन में। और आर की वैल्यू जो भी है आपको डेटा में दी है, तो इसने यहाँ पर 1 ओम दिया है, तो मैं पुट कर देता हूँ आर इज इक्वल टू 1 ओम। सो 5/6 आर इक्वल इज इक्वल टू 5/6 ओम, खत्म लो। क्लियर है? बहुत ही आसान तरीका है सॉल्व करने का। देखो ये हो गया अभी, लेकिन करंट निकालना है बाकी है। ब्रांच करंट निकालने के लिए उसने पूछा है हमें, तो मुझे ब्रांच करंट निकालना है ना। तो ब्रांच करंट निकालना तो बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है। देखिए इक्वेशन नंबर 2 में मैं आर इक्विवेलेंट की वैल्यू डाल देता हूँ इन इक्वेशन नंबर 2। देखना ध्यान से, v की वैल्यू डाल दो सबसे पहले। तो v की वैल्यू कितनी है 10, फिर 3I, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है 5/6, क्या यहाँ से i निकल जाएगा, खत्म। i की वैल्यू कितनी है देखो, कितना हुआ i की वैल्यू कितनी आएगी देखो, 60 मतलब तो 4 बेस 4 एम्पियर, यस वेरी गुड, i इज इक्वल 4, खत्म हो गया न्यूमेरिकल। अब जहां जहां i दिख रहा है उस ब्रांच में 4 एम्पियर, जहां जहां और ब्रांच में 5/2 5/2 है वो 2 एम्पियर, और मेन सोर्स में से कितना निकला 12 एम्पियर। तो यही मतलब हाँ क्या, 12 एम्पियर निकल रहा है मेन करंट।
और वो ऐसे करके डिवाइड होकर 12 एम्पीयर वापस आ रहा है ना। ये हो गया आपका न्यूमेरिकल खत्म। एग्जाम्पल नंबर 3.7, ये भी आपकी आईएमपी लिस्ट का क्वेश्चन है, 4 मार्क में जो पूछा जा सकता है ना। ये भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है इसकी पूछा जाने की। और फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है ना, वो सिर्फ डब्बा दिया जाएगा, बाकी करंट को अपने आप डिवाइड करना है ना, तो वो सीख लेना पहले ना। तो पहले हम वही सीखेंगे कि करंट को कैसे उसने डिवाइड किया है। हाँ, आपका कुछ तरीका अलग हो सकता है ना। मैं फिर से बता रहा हूँ, करंट को डिवाइड करने का तरीका जो है वो आपका अलग हो सकता है। आपका आंसर वही आएगा, ब्रांच करंट वही का वही निकलेगा, है ना, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो उसका टेंशन छोड़ दीजिए। लेकिन आपको करंट डिवाइड करना आना चाहिए। अब इसमें है क्या, इस टॉपिक में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो टेक्स्ट बुक में दिया ना वो आसान तरीका है एक्चुअली, मैं ऐसा मानता हूँ, इसने जो डिवाइड करके दिया है वो, क्योंकि सर्किट ही खुद ही कॉम्प्लिकेटेड है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसमें। सबसे पहले इसका जो करंट डिवाइड करने का तरीका है वो समझ लेते हैं। देखो उसमें 2 बैटरी दी है, 10 वोल्ट की यहाँ पर है एक बैटरी, और ये 5 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। और 3 लूप आपको दिख रहे होंगे टोटल, है ना। कौन कौन से, लूप नंबर 1, लूप नंबर 2 और ये लूप नंबर 3, है ना। 3 इक्वेशन लिखेंगे। वेरिएबल देखो कौन कौन सा है, I1 I2 I3, है ना। तो देखते जाइए। चलिए अब हुआ क्या कि मैं सबसे पहले ये 10 वोल्ट की बैटरी से करंट निकालना स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो तो 10 वोल्ट की बैटरी से कौन सा करंट निकला आपका, I1 करंट निकला। अब हाँ यहाँ पर ए के ऊपर पहुंचा तो उसको 2 पाथ मिले, एक तो इधर जाना है और एक तो इधर जाना है उसको। तो इधर जाने वाले करंट को उसने नाम दे दिया I2। तो दूसरा कौन सा जाएगा बताओ, I1 माइनस, I1 माइनस I2। तो ये इधर चला गया। अब ये देखो I2 यहाँ निकला, अब उसने यहाँ से भी एक करंट निकाला है 5 वोल्ट में से, उसका नाम दिया उसने I3। अब ये I3 यहाँ पहुंचा और ये I2 भाई यहाँ पहुंचे, तो क्या दोनों मिल जाएंगे इस ब्रांच यस में। सर, I2 प्लस I3। I2 प्लस I3 आप देख पा रहे हैं, है ना, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा I2 प्लस I3, क्लियर। तो ये है। उसके बाद यहाँ पर आइए सी पॉइंट के ऊपर, तो देखो सी पॉइंट के ऊपर ये I2 प्लस I3 तो आ रहे हैं, है ना। उसमें से एक इधर I1 चला गया, इसका मतलब ऐसा हुआ ना, इधर तो मतलब इस आपने बैटरी में निकला, मतलब पूरी लाइन के लिए मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ आपका I1 जा रहा है ना। तो बताओ सी से नीचे कौन उतरेगा, I2 प्लस I3 माइनस I1, ऐसा लिख सकते हैं ना हम। इस वाली लाइन में आप देखो I2 प्लस I3 यहाँ से उतरा कहाँ, बी से सी तक। अब सी पर पहुंचने पर उसको 2 पाथ मिले, एक तो लेफ्ट साइड जाना है और एक तो नीचे जाना है उसको, ठीक है। ये समझना ध्यान से। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, सिर्फ इसके ऊपर फोकस करो। यहाँ से कौन सा करंट आया आपका, I2 प्लस I3, कहाँ पहुंचा, सी के ऊपर। अब उसको 2 पाथ मिल रहे हैं क्या, लेफ्ट साइड भी जाना है और नीचे भी जाना है। तो लेफ्ट साइड कौन चला गया, तो लेफ्ट साइड चला गया I1। कितना था आपके पास, I2 प्लस I3, तो बचा कितना होगा, I2 प्लस I3 माइनस I1 उसमें चटा दो, तो बाकी का चला जाएगा नीचे। अब देखो ये I2 प्लस I3 माइनस I1 नीचे जा रहा है, यहाँ से भी तो एक आ रहा है, कौन आ रहा है देखो, I1 माइनस I2 आया और उसमें कौन जुड़ गया, तो I2 प्लस I3 माइनस I1 ये भी जुड़ गया। चलो कौन कौन उड़े देखो, I1 I1, सर I2 I3 I2, बचेगा। I3 बचेगा। क्या I3 वापस आ गया, यस। कितना निकाला था I3, क्या I3 वापस आ गया बैटरी में, देख ली। तो मेरा आंसर सही है, मतलब जो भी मैंने डिवाइड किया वो सही है ना। ये याद रह जाए आपको डिवाइड किया हुआ तो बुरी बात नहीं है, ये याद कर लेना, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा, है ना। ये मतलब सिंपलेस्ट वे है करंट डिवाइड करने का। बाकी आप दूसरा करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप निकाल सकते हैं दूसरे तरीके से, है ना। अब मैं आपको फिर से वही चीज रिपीट कर रहा हूँ, एक बार सुनना ध्यान से। 3 इक्वेशन बनने चाहिए, तीनों इक्वेशन सही होने चाहिए सबसे पहले तो, है ना। तीनों इक्वेशन अगर आपके सही है और आप सीधा नीचे अगर लिख रहे हैं बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशंस, आंसर इज, सीधा आंसर, पूरे मार्क मिलेंगे, ठीक है। कंडीशन एक ही है कि आपके तीनों इक्वेशन सही होने चाहिए। अगर कोई भी इक्वेशन गलत हुआ तो मार्क कट जाएगा। इसके सॉल्यूशन के कोई मार्क नहीं है, सॉल्यूशन इसका बड़ा है, हम पूरा सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सॉल्व कर दूंगा आपको। तीनों 3 वेरिएबल इक्वेशन कैसे सॉल्व किए जाते हैं ना, मैं बताऊंगा आपको, तो वो भी हम सॉल्व करेंगे। लेकिन उस सॉल्यूशन के कोई मार्क नहीं है। तो आपको जनरली बोर्ड की एग्जाम में जो 4-5 क्वेश्चन है उसके आंसर अगर याद हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। टाइम बचता है आपका भी, दूसरा कुछ है नहीं इसका इंटेंशन, है ना, टाइम बचता है आपका। बाकी आप सॉल्व करने बैठोगे और कहीं भी छोटी सी भी गड़बड़ हो जाती है इस क्वेश्चन में, है ना, प्लस माइनस की, मैं फिर से बता रहा हूँ, प्लस माइनस की गड़बड़ होती है, उसके बाद 3 इक्वेशन में घूमते रहते हैं, आंसर ही नहीं आता है।
है ना, तो एक ये प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इक्वेशन बनाना। धीरे धीरे करके 3 इक्वेशन बोलने हैं और तीनों इक्वेशन को मैं मॉडिफाई करूंगा और तीनों इक्वेशन को मैं एक बार लिखूंगा और उसके बाद ऊपर नीचे लिखकर हम सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले ए बी सी ए बी सी ए, है ना, बारी बारी करके। सबसे पहले कौन बोलना चाहेगा? सर जश। नहीं तुम नहीं। मैं बोलूं सर? नहीं दीप तुम नहीं। चलो और कोई बोलो। स्टीव बोलो। स्टीव, देव, देव के को ट्राई की, हितेशी ट्राई कर सकती है। सर हाँ बताओ आराम से, कोई एक जल्दबाजी नहीं, आराम से बताओ एक एक स्टेप करके। यस यस सर हाँ बताओ। -I24 यस -4I2, यस वेरी हाँ गुड, -2I2 plus I3 वेरी गुड, -2I2 plus I3, यस वेरी गुड। फिर -1I यस वी कैन राइट ओनली -I1। हाँ। ओके फिर बैटरी -10 नहीं +10, बैटरी में plus देखो माइनस से प्लस जा रही हो ना तुम, ऐसे ऐसे हम घूम रहे क्लॉकवाइज, तो माइनस से प्लस हुए, so we have to write yes plus sir okay is equal to 0, very good, है ना। अब ये देखो, अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करना है और आपको क्या करना है, I1 पहले, I2 बाद में, तीसरा I3, ऐसे करके 3 मतलब इक्वेशन बनाना है और तीनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिखना है। तब आपको समझ में आएगा किसमें से क्या मैं उड़ा दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लूं पहले, देखते जाना कोई गड़बड़ ना हो जाए। -2I2 -2I3 -I1 +10, या फिर मैं उसको उस साइड लेकर -10, तो सभी तो प्लस हो जाएंगे, है ना। हाँ चल पहले हमेशा देखो, एक तो सीक्वेंस में लिखना रखो, क्योंकि जब भी आप ऊपर नीचे लिखेंगे ना तभी आपको समझ में आएगा क्या उड़ाना है इसमें, है ना। तो I1 को मैं हमेशा पहले रखूंगा, तो मैं यहाँ पर I1 लिखूंगा। फिर I2 कितने बचे, 4 और 2 6, तो ये प्लस +6I2 है ना। मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो माइनस दोनों साइड से मैंने उड़ा दिया है ना, कॉमन निकाल कर। फिर +2I3 इज इक्वल टू 10। क्लियर है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, है ना। चलिए तो मेरा इक्वेशन नंबर 1 बढ़ गया है। चलिए बढ़िया। अब मैं इसको थोड़ा है ना राइट साइड लिख देता हूँ इस इक्वेशन को, ये यहाँ पर ऊपर लिखने के रखते हैं। I1 + 6I2 + 2I3 इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हटा दो इसको। चलिए सेकंड लूप पर आते हैं, नीचे वाला। चलिए ये कौन ट्राई करेगा? जश। हाँ आप बोल ही लो, तो एक मिनट रुको, मुझे लूप का नाम लिखना है। तो ACDA बोलो अब, चलो। सर सबसे पहले तो -10V। हाँ 10 V नहीं लिखते वहां पर, सिर्फ 10 वैल्यू। अरे हाँ -10 ओके सर। फिर प्लस I1 यस वेरी गुड। -2I2 plus I3 -I1। फिर +4I1 -I2 हो गया सर, इज इक्वल्स टू 0। Yes, very good. Let me modify this equation. -10 plus I1 -2I2 -2I3 minus plus 2I1 plus 4I1 -4I2 is equal to 0। ना यहाँ बहुत ही ध्यान रखना, ये माइनस प्लस में थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई आंसर गलत। आधे घंटे की मेहनत होती है ये, है ना, सॉल्व करने की। पहली बार जब आप सॉल्व करने बैठते हो तो आधे घंटा लगेगा इसको, है ना। मैं तो फटाफट कर दूंगा, लेकिन आपको पहली बार जैसे 3 इक्वेशन फिर सॉल्व करो, कहाँ कहाँ कहाँ, तो अगर छोटी सी गड़बड़ हुई तो आंसर ही नहीं मैच करेगा। चलो सबसे पहले I1 बनाने में देर हो रही। हाँ कितना हुआ बताओ I1? सर I1 तो हो गया -2I1 हो गया। एक I1 ये रहा, देखो सबसे पहले। फिर कोई I1 है? यस 2I1 है। फिर ये 4I1 है, देखो यहाँ 4 और 2 6 और एक 7 I1 हुए टोटल, है ना। 7I1 खत्म। फिर उसके बाद I2 देखो, -6I2 है, बाकी कोई है I2? ये 6 और भी तो है, यस, तो -6I2, यस वेरी गुड। उसके बाद -2I3 I3 तो एक ही है ना, बाकी तो कोई है ही नहीं। यस यस सर -2I3 इक्वल्स टू 10 इज इक्वल टू
10 हो गया, यस राइट है ना, तो दूसरा इक्वेशन बन गया मेरा। चलिए तो 7i1 माइनस 6i2 माइनस 2i3 इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। वेरी गुड। चलिए लास्ट इक्वेशन, ये आपको दिखाना है जो मैं अभी मिटा रहा हूँ, मतलब पूरे पेज में आ जाए इसलिए मैं इसको सबको मिटा देता हूँ। चलिए तीसरा इक्वेशन बताना है बी ई, मतलब ई बैटरी, फिर डी, फिर सी, फिर बी वापस। चलो तीसरा क्लॉकवाइज ही घूमना है, ऑलमोस्ट हम क्या क्लॉकवाइज ही पकड़ के रखते हैं तो फिर सभी क्लॉकवाइज ही घूमते जाएंगे। बताइए। कौन बताए? एक मिनट, चलो और कोई ट्राई करेगा? प्रीत नहीं, प्रिंस, स्टीव, साइनी, देव के, ट्राई करो कोई नए लड़के जरा। सर माइनस एक 5i3 माइनस 5, यस i3 नहीं दोस्त, ये देखो तुम यहाँ से देखो, सबसे पहले इधर जा रहे हो ना, ये ऐसे घूम रहे हो, ठीक है, तो ये बैटरी तुम्हारी हो रही है प्लस से माइनस, तो -5 सही है। और i3 लिखने की जरूरत क्यों नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पर रजिस्टर ही नहीं है इस पूरी लाइन में, अगर तुम देखो तो यहाँ पर कोई रजिस्टर है। हाँ, तो रजिस्टर होगा तो तुम्हें IR लिखना होता है ना, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ -i। उसके बाद डी से सी चलो, डी से सी में देखो करंट क्या सामने मिल रहा है, तुम जा रहे हो कैसे डी से सी ऊपर, तो मुझे दिखा कि मेरे सामने तो करंट आ रहा है, तो मुझे क्या कौन सा टर्म यूज करना चाहिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मतलब रेजिस्टेंस कितना है तुम्हारा 2, और बाकी सब ब्रैकेट में करंट, करंट कितना है i2 प्लस i3 माइनस i1। ओके, फिर देखो सी से बी चले, तो सी से बी देखो, तुम जा रहे हो ऊपर, करंट मिल रहा है सामने, तो मुझे प्लस टर्म लिखना चाहिए 2, i2 प्लस i3। चलो खत्म, वापस आ गए, हाँ बैटरी तक आ गए, लिख दिया है तो इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब इसको कर देते हैं मॉडिफाई। -5 प्लस 2i2 प्लस 2i3 प्लस -2i1 प्लस 2i2 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया, ठीक है। चलिए मॉडिफाई करने के बाद बताइए अब i1 कितना है? -2i1 प्लस 4i2 प्लस 4i3 इज इक्वल्स टू 5। बताओ, फिर से बता दो। -2i1 -2i1, फिर सर पहले टर्म में माइनस कैसे आएगा, उसको हटाना ही पड़ेगा, इससे 2i1 आएगा। मैं माइनस कॉमन निकाल कर प्लस कर दूंगा, वो सभी साइन चेंज कर नहीं निकल तो बाकी दो प्लस माइनस हो जाएगा। बाद में plus- -4i2 माइनस नहीं, पहले बताओ 4i2, प्लस ये प्लस हो 4i2, जाएगा, प्लस हाँ कर तो दो। वही 4i2, फिर नहीं वो 4i2 माइनस होगा और 2i1 वो प्लस होगा। हाँ, वो लास्ट में माइनस निकाल देता हूँ ऐसा, इसलिए देखो अभी तो जनरली क्या है 2i1 माइनस है ना, तो मैंने माइनस लिखा सिर्फ, ठीक है। उसके बाद में पहला टर्म हाँ माइनस ओके। जनरली ऐसे लिखते हैं, बाकी इसका भी आंसर आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन हम जनरली पहला टर्म प्लस रखने पर फायदा होता है। चलो देखो फिर प्लस 4i2 प्लस 4i3 प्लस प्लस 4 4i3 प्लस 4i3 इज इक्वल टू इज इक्वल्स टू 5। 5। अब देखो पहला टर्म हम क्या करते थे, प्लस रखते थे, तो मैं क्या करता हूँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस कॉमन निकाल देता हूँ, है ना, तो मैं पूरा जो साइन है वो चेंज कर दूंगा, 2i1 माइनस 4i2 माइनस 4i3 इज इक्वल टू -5। ओके, इक्वेशन नंबर 3 क्लियर है। चलिए